आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स सेकंड वीक ऑफ अगस्त का। और इसमें जो होने वाला है वो मिलेगा आपको 7 से 15 अगस्त तक। जो भी करंट अफेयर्स है वो सबका एक साथ कंपाइलेशन। तो पहला करंट अफेयर्स के ऊपर बढ़ते हैं। पहला करंट अफेयर्स जो भी नेशनल न्यूज़ है वो एक साथ पढ़ते हैं पहले। तो इसमें आ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च किया है 4th वर्जन ऑफ प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम। ये प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम का काम ये होने वाला है कि ये स्टेबलाइज करेगा जो भी फूड इन्फ्लेशन है इसको। तो इसी के लिए ये ऐप का काम रहने वाला है कि ये डेटा प्रोवाइड करेगा जो गवर्नमेंट है, आरबीआई है या जो भी एनालिस्ट है, ठीक है। और ये डेटा प्रोवाइड करेगा डेली बेसिस पे जो भी कंज्यूमर का जो प्राइस इंडेक्स होता है उसका इन्फ्लेशन नापने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। इससे आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि इसमें टोटल 16 एडिशनल कम्युनिटीज़ जो है ऐड किए गए हैं। तो पहले जो थे टोटल 22 थे और अब जो है टोटल 38 जो कम्युनिटीज़ जो है ऐड हो गए हैं अंडर दिस प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। तो इससे पहले भी आप देख सकते हो कुछ 3.0 भी लॉन्च हुआ होगा, 1 भी लॉन्च हुआ होगा, 2 भी लॉन्च हुआ होगा, लेकिन वो एग्जाम के लिए पॉइंट नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए 16 एडिशनल कम्युनिटीज़ ऐड करने की बात की गई है। और इसी के साथ अगर आपको पता लगाना है कि 16 कौन कौन से, तो आप इस इधर से पढ़ सकते हो। तो इस 16 में आपको मिलेगा कुछ बाजरा, जोफर, सूजी, मैदा, बेसन, ये सब घी भी है इसमें, घी, बटर। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ इतना पॉइंट है नहीं, इसकी वजह से मैंने इधर लेसन पॉइंट भी लिख के रखा हुआ है। तो इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में जाना भी नहीं है। और इवन मैं डिटेल में बहुत अच्छे से आपको डेली करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ। तो ये वीकली करंट अफेयर्स है तो हम इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, हम ये रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इसको पढ़ रहे हैं इस पीडीएफ को। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्ट ने पार्टनर किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, और ये थे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। और ये दोनों मिलकर जो है लॉन्च करने जा रहे हैं नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, और ये न्यू दिल्ली में किया जाएगा सी डॉट में, ठीक है। तो इसका काम क्या होने वाला है, सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका काम होगा कि जो भी साइबर थ्रेट्स है इन टेलीकॉम नेटवर्क हमारे इंडिया में उसको ट्रैक करना और उसको आइडेंटिफाई करने का इसका काम होगा एनओसी को, ठीक है। तो इसी के साथ जो है 5th जैन ऑफ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया है बीएसएनएल का लाइव नेटवर्क, और ये क्या है एम सिंधिया जी ने। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में पता होगा, तो इन्होंने ही ये लॉन्च किया है। इसी के बाद इंडिया का ये 5G कॉल इंडिजिनसली डेवलप्ड रेडियो एंड स्टैंड अलोन नेटवर्क बन जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कुछ कैबिनेट के अप्रूवल्स और अमेंडमेंट पढ़ते हैं, क्या क्या किए गए हैं बैंकिंग लॉज में, और कौन से 8 हाईवे जो है कंस्ट्रक्ट करने की बात किए गए हैं। इसमें कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अप्रूव किया है अमेंडमेंट टू बैंकिंग लॉज, ठीक है। तो अब ये अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं कि अमेंडमेंट करना चाहिए बैंकिंग लॉज में कुछ, लेकिन ये जो है एक तरह का बिल है और ये बिल जो है लॉ बन जाएगा आप आफ्टर, अगर ये पार्लियामेंट से पास हो गया, अगर प्रेसिडेंट का असिस्ट लग जाता है उसके बाद। लेकिन आपको अभी याद रखना है कि ये जो है अभी सिर्फ एक तरह का बिल है क्योंकि अभी अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। तो इस बिल के बारे में क्या क्या लिखा है वो देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट है वो। तो इसमें लिखा गया है कि पहले जो नॉमिनी थे वो सिर्फ एक थे, लेकिन अब एक नॉमिनी से बढ़ा के कुछ 4 नॉमिनी करने की बात की गई है पर डिपॉजिट अकाउंट के लिए। तो इसका रीज़न क्या क्यों किया गया है ये, क्योंकि अभी बैंक में बहुत ज़्यादा अनक्लेम डिपॉजिट पड़े हुए हैं। उसी अनक्लेम डिपॉजिट को क्लियर करने के लिए अभी एक से बढ़ा के जो है 4 नॉमिनी करने की बात की है। तो मैंने अनक्लेम डिपॉजिट की बात की तो देखे तो आपको मिलेगा कि मार्च 2024 तक जो था अनक्लेम डिपॉजिट जो बैंक में पड़ा हुआ है वो है कुछ 70,000 करोड़। तो इसी को कम करने के लिए और इसी को जो है अनक्लेम्ड है तो उसको क्लेम करवाने के लिए ये 4 नॉमिनी पर डिपॉजिट अकाउंट में रखने के लिए प्रस्ताव रखा गया है बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। इसके बाद बैंक को फ्रीडम दे दिया है कि वो अपना ऑडिट खुद कर सकता है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है आरबीआई डिटरमाइन करता था जो भी ऑडिटर्स होते हैं वो, लेकिन अब बैंक को पूरा का पूरा फ्रीडम देने की बात कर रहे हैं अंडर दिस, ठीक है। उसके बाद बैंक को कुछ ना कुछ रिपोर्ट करना पड़ता था कि वो कैसे जो है आरबीआई की कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं। तो उसका जो पहले जो डेट था वो था 2 और 4 फ्राइडे, लेकिन अब जो कमेटी बोल रही है वो बोल रही है कि कुछ 15 या तो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ में बैंक को जो है इनका कंप्लायंस रिपोर्ट देना चाहिए आरबीआई को। इसके बाद जो भी कोऑपरेटिव बैंक रहते हैं वो अब डायरेक्टर अपॉइंट कर पाएंगे कुछ 10 साल तक, ये भी बोलना है कमेटी का। तो एक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कमेटी जो है इन्होंने एक सजेशन दिया है, अब ये सजेशन डिस्कशन होगा इसके ऊपर और उसके बाद इसके ऊपर लॉ बनेगा, तो उसके बाद हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अभी के लिए एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया
कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो अमेंडमेंट इन बैंकिंग लॉ किए हैं उसमें नॉमिनी कितने रखे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 रखे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद चलता है, इसी कमेटी ने अप्रूव किया है कुछ 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसका कॉस्ट जो बनता है वो बनता है कुछ 50,655 करोड़। तो ये जो है 8 हाईवे का अगर टोटल लेंथ देखें तो आपको मिलेगा 936 किलोमीटर। तो ये इतना आप पढ़ो, आपको एग्जाम के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपको 8 हाईवे मिलेंगे वो गुवाहाटी के हाईवे हैं, नासिक के हाईवे हैं, पुणे के हाईवे है। तो आपको सारे सारे हाईवे याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर इतना ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। तो हमें जो एग्जाम रिलेटेड कंटेंट है वही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है 32 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, और ये कहाँ किया गया है, ये न्यू दिल्ली में किया गया है। अगर हम इसकी एम की बात करें तो इसका एम रहने वाला है जो भी यूथ है या जो भी रिसर्चर हैं उनको उनका जो इनोवेशन है एग्रीकल्चर में उसको बढ़ावा देने का। इसका अगर थीम देखें तो आपको मिलेगा, इसका थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका थीम है ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। उसका थीम आपको याद रखना है। और इसको जो है ऑर्गेनाइज कराया गया है बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जो कि कनाडा की एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी के साथ जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के जो पार्टनर करने वाले हैं वो आपको ये सारे मिलेंगे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया है। अब ये जो है कॉन्फ्रेंस ये हर 3 साल में एक बार होता है, और ये जो है इंडिया में अब कुछ 65 ईयर्स के बाद हो रहा है, जिसके से ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है न्यूज़। और ये इससे पहले कहाँ पे हुआ था, इससे पहले 1958 मैसूर कर्नाटका में हुआ था। और अगर हम बात करें कि इसमें एक अवार्ड भी दिया गया है, और ये अवार्ड इस बंदे को दिया गया है फॉर द बेस्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के लिए। और इन्होंने कुछ टॉपिक रिलेटेड टू अफ्रीकन डेवलपमेंट के लिए कुछ काम किया था, उसकी वजह से ये अवार्ड मिला है। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। ये पहली बार, अब हम इसके बारे में पढ़ते क्या है ये ICAE। तो ये जो है पहला एडिशन जो है अगस्त 1929 में हुआ था, और ड्यू टू कोविड की वजह से इसको जो है वर्चुअली 31st वाला एडिशन हुआ था। तो आपको जो प्रीवियस एडिशन है उसमें से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और जब प्रीवियस एडिशन हुआ था 2021 में हुआ था, क्योंकि 3 साल का गैप है, तो 3 साल के बाद अब जाके 2024 में जो है ये इवेंट होने जा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टनर कर रही है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका फुल फॉर्म आपको ये सारे मिल जाएंगे। ये सारे आपको अगर याद नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आपको एक वाला और एक ऑर्गेनाइजेशन जरूर याद रखना है, वो है ICAR। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 4 ऐप लॉन्च किए हैं फॉर 3 क्रिमिनल लॉज। और 3 क्रिमिनल लॉज कौन कौन से हैं, ये 3 मिलेंगे आपको। इसके बारे में डिटेल में नीचे स्लाइड में पढ़ते हैं। और ये लॉन्च किया गया चंडीगढ़ में। अभी 4 ऐप के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या है 4 ऐप। एक है ई सुरक्षा ऐप, एक है नया श्रुति ऐप, एक है नया सेतु ऐप, और एक है ई समन ऐप। नया साक्षी ऐप एक तरह का मोबाइल एप्लीकेशन है जो भी अनेबल करेगा, जो भी पुलिस है वो अगर कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उस केस में जो भी फोटोग्राफी होती है या वीडियोग्राफी होती है वो स्टोर होगा ई एविडेंस सर्वर पर। और ई एविडेंस सर्वर जो है एक तरह का क्लाउड बेस्ड सर्वर है। जैसे कि आप मान लीजिए आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सेव किया है, ठीक है, ए पर्सन ने कोई भी डॉक्यूमेंट सेव किया है, तो वो बी पर्सन भी आराम से यूज़ कर सकता है, बिकॉज वो जो फाइल है वो क्लाउड में पड़ा हुआ है, ठीक है। और इवन वो सी पर्सन भी आराम से यूज़ कर सकता है। वैसे ही कुछ मान लीजिए अब ये पुलिस, अब ये जो पर्सन ए बोला मैंने, इसकी जगह पे पुलिस ए है, तो पुलिस ए अगर मान लीजिए पंजाब में कोई इंसिडेंट हुआ, उधर जो है फोटोग्राफी ली गई है, वीडियोग्राफी ली गई है, तो उस केस में अगर वो केस अगर रिलेटेड है चेन्नई से, तो उस केस में वो जो पुलिस बी है चेन्नई में जो रह रहा है वो इस सर्वर का यूज़ करके या तो इस मोबाइल ऐप का यूज़ करके वो जो एविडेंस है जो पहले इकट्ठा किए गए हैं पुलिस ए के द्वारा वो ले सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नया श्रुति ऐप। नया श्रुति ऐप जो फैसिलिटेट करता है कि जो भी जुडिशियल हेयरिंग है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो है इस हेयरिंग करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट नया सेतु ऐप, ये भी तरह ऐप है जो कि यूनिफाई करता है जो भी लीगल इंटरफेरेंस है उसको। अभी लीगल इंटरफेरेंस किसको यूनिफाइड करने का काम करेगा, जैसे कि पुलिस हो गया, मेडिकल हो गया, फॉरेंसिक हो गया, प्रोसिक्यूशंस हो गए, प्रिजन्स हो गए, ये सबको। और ये जो भी इनकी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है वो एक ही क्लिक में मिल पाए, इसलिए ये जो है बनाया गया है, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। अब समझ लो कि पुलिस ने उस इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, और वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कहाँ पे डालेगा, ये डालेगा नया सेतु में। उसके बाद कोई मेडिकल फॉरेंसिक ने कोई रिपोर्ट जारी की तो वो कहाँ पे डालेगा, नया सेतु में। और अगर कोई प्रिजन, अगर किसी को अगर प्रोसिक्यूशन के लिए पकड़ा गया हो या किसी
चोर को चोरी करने की वजह से उसको प्रिजन में रखा गया हो, तो वो सारा का सारा डेटा जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा नया सेतु में। तो इसी की वजह से इसको बोला जा रहा है ये एक तरह का यूनिफाइड लीगल इंटरफेरेंस प्लेटफॉर्म है फॉर लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं ई समन योजना। ई समन योजना जो है वो जो भी समन्स होते हैं कोर्ट में उसको डिलीवरी करने का काम करेगा इलेक्ट्रॉनिकली, तो इसी के लिए इसको लॉन्च किया गया। अब मैंने आपको 3 लॉ के बारे में बात किए गए थे, ये 3 लॉ के बारे में, तो इस 3 लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 3 लॉ के बारे में पढ़ोगे तो आपको पहला जो लॉ मिलेगा वो मिलेगा भारतीय न्याय संहिता, और ये जो है रिप्लेस किया है इंडियन पैनल कोड 1860 को, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है। इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना क्योंकि इसमें कुछ टोटल 80 और कुछ लॉज ऐड किए गए हैं, तो बैंक की आप तैयारी कर रहे हो तो हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये यूपीएससी अगर लेवल में पढ़ रहे हो तो आपको ये ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है। बाकी आप ये 2 नाम भी पढ़ सकते हो जो कि रिपल करेगा। मेरे ख्याल से ये एग्जाम पॉइंट से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई इतना इशू है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंडीगढ़ जो है पहला एडमिनिस्ट्रेशन बना है इन आवर कंट्री जिन्होंने ये 3 लॉ को लागू करने की बात की है और इन नेक्स्ट 2 मंथ में। तो आपको ये थोड़ा अच्छे से याद रखना कि चंडीगढ़ जो है पहला जो है स्टेट बना है हमारे इंडिया में जो कि 3 लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा इन नेक्स्ट 2 मंथ, इन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है, एग्जाम पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ रेगुलेशंस चेंज किए गए हैं फॉर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस एक्सेस सर्विस रेगुलेशन 2024 का, और ये इफेक्ट रहेगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से। तो इस रेगुलेशन के अंदर क्या बोला है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, मान लीजिए कोई एयरटेल है, कोई जियो वाला है, तो उस केस में उनको जो भी डेटा है उनका जो 3G नेटवर्क का जो भी डेटा है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा उनके वेबसाइट में। तो इसको हम थोड़ा सिंपल या तो लेमन लैंग्वेज में समझते क्या है इसका मतलब। अब मान लीजिए ये कोई लोकेशन है, अब ड्रॉ करने के लिए मतलब जगह नहीं है, ये एक लोकेशन है, ठीक है। तो इस लोकेशन में जो भी एयरटेल है या जियो वाला है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको दिखाना पड़ेगा ये जो है 2G लोकेशन है, तो यहाँ पे जो है 2G अवेलेबल है। इसके बाद कोई दूसरा कोई होगा तो इधर दिखाना पड़ेगा इधर 4G अवेलेबल है, और कई की जगह पे अगर कुछ अवेलेबल नहीं हो, 4G 5G कोई नेटवर्क अवेलेबल नहीं हो, तो उस केस में दिखाना पड़ेगा कि इस जगह पे कोई नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में जो भी बंदा है या बंदी है अगर उसको सिम लेना हो तो उस केस में वो डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन सी कंपनी का सिम लेना है। अब मान लीजिए ये कोई जगह ए है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब ए में जो है वो जियो का जो है नेटवर्क अवेलेबल है और बाकी कोई नेटवर्क अवेलेबल है नहीं, तो उस केस में क्या करेगा कि जो भी बंदा है बंदी है वो जियो का सिम लेगा, क्योंकि अगर नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो सिम का क्या फ़ायदा। तो इसी वजह से जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने ये कुछ रेगुलेशन चेंज किए हैं। इसी के साथ एक और चीज़ इन्होंने बोला है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस भी बताने के लिए बोला है। अब मान लीजिए कि बता तो दिया कि इस जगह पे 2G अवेलेबल है और इस जगह पे 4G अवेलेबल है, लेकिन अब बताया ही नहीं है कि 4G का स्ट्रेंथ कितना है। क्या पता 2 डंडी आ रहा हो, क्या पता 4 डंडी आ रहा हो, तो वो भी बताने के लिए बोला है अंडर दिस रेगुलेशन। तो मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझा आपको मोटा मोटा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कंटेंट से पढ़ते हैं, नेक्स्ट कंटेंट से आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन फॉर दी जो भी सेंटर PSU है, मतलब कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है हमारे इधर, और जो PSB है मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कि उनका जो भी मिनिमम शेयर होल्डिंग होनी चाहिए पब्लिक होम्स में उसको एक्सटेंड कर दिया गया है अंटिल 1 अगस्त 2026 तक। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। अगर इसकी बात करें तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रखने के लिए बोला गया गवर्नमेंट के द्वारा 25% के लिए 25% तक। अब मान लीजिए कोई PSB है, मान लीजिए हम SBI का कोई SBI बैंक है, तो SBI के पास मान लीजिए गवर्नमेंट का जो स्टेक है या डिफरेंट स्टेक है वो कुछ 90% है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इनको ये 90% से घटा के 75% करने के लिए बोला है, मिनिमम 75%, और जो 25% रह गया वो बेचा जाएगा पब्लिक शेयर होल्डिंग में जाना चाहिए, ऐसा कुछ बोलना है गवर्नमेंट। तो इसमें अगर हम देखें तो एज ऑफ मार्च 31, 2024 तक तो कुछ बैंक्स ऐसे हैं 5 जो कि फॉलो नहीं करते MPS में। वो कौन कौन से हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। अगर हम देखें, अगर मैं इधर डिटेल ऐड नहीं किया हूँ लेकिन आपको थोड़ा डिटेल बताऊँ तो आपको इसमें से बहुत सारे बैंक मिलेंगे जिसमें 90% प्लस
जो है गवर्नमेंट के स्टैक है, तो इसी स्टैक को जो है कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है। और इसके साथ कुछ पीएसपी ऐसे भी है जो कि फॉलो करती है MPS 9। वो कौन कौन से, वो जैसे कि SBI हो गया, PNB हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक। तो ये सारे बैंक हैं 7 जो कि MPS 9 को फॉलो करते हैं। अब मैंने तो आपको ये PSB के बारे में बता दिया कि PSB के लिए जो है डेट 1 अगस्त 2026 है, लेकिन एक स्पेशल जो नोट है वो आपको ध्यान रखना है कि LIC के लिए ये 1 अगस्त 2026 नहीं, बल्कि LIC के लिए जो डेट रखी गई है वो मार्च 16 2027 रखी गई है। और LIC को बोला गया है कि इनको 25% नहीं बल्कि 10% तक अब पब्लिक शेयर होल्डिंग बेचनी पड़ेगी। अभी अगर करंट सिचुएशन देखें LIC का, तो उसमें मिलेगा कि LIC का 3.5% स्टैक है। और नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, इन्होंने एक SOP लॉन्च किया है। SOP मतलब क्या, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब इसके बारे में थोड़ा कुछ समझते हैं तो आपको अच्छे समझ आएगा। ये एक तरह गाइडलाइन होता है जिसमें सारा सारा लिखा रहता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। आप जब भी कभी पढ़ाई करते हैं, तो आप जब भी कभी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो आपने एक प्रॉपर प्लान बनाया होगा कि मेरे को इस दिन में ये पढ़ना है, इस दिन में ये पढ़ना है। तो वैसे ही कुछ SOP होती है जो कि गवर्नमेंट जारी करती है और उसमें गाइडलाइंस लिखे रहते हैं कि इस चीज़ कैसे करना चाहिए। तो उसमें जो ये लॉन्च किया गया कि ह्यूमन ऑर्गन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर पाए बाय रोडवे, रेलवे, एयरवे या वाटरवे के थ्रू। तो इसमें जैसे मैं आपको बताया कि गाइडलाइन दिया गया है, जो भी ऑर्गन है वो ट्रांसफ़र हो पाए एक जगह से दूसरी जगह पे, जो भी डोनर है वो डोनेट कर पाए और जो रिसीवर है वो रिसीव कर पाए आराम से। तो उसी के लिए ये जो है लॉन्च किया गया है SOP। और इसी SOP के अंदर स्टैब्लिश भी किया गया है ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर स्टैब्लिश किया गया है कि ये एक तरह का स्पेशल कॉरिडोर होगा जिसमें एयरक्राफ्ट से लेकर एम्बुलेंस तक कैसे ऑर्गन पहुँचाना है सेफली, उसके लिए कुछ गाइडलाइन लॉन्च किए गए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये सब कुछ अकेले कर लेगा, बिकॉज इधर आप देख सकते हो कि रोडवे की जरूरत पड़ रही है, रेलवे की जरूरत पड़ रही है, एयरवे की जरूरत पड़ रही है, वाटरवे की जरूरत पड़ रही है। मतलब ये 4 मिनिस्टर्स तो पिक्चर में आएंगे, जिसकी वजह से आपको इधर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दिख रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे दिख रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज दिख रहा होगा, इवन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें डिफेंस का भी पार्ट आ जाता है। तो इसी वजह से आपको बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी दिख रहा होगा एयरवेज के लिए। तो आपको इतने सारे मिनिस्टर्स जो है याद नहीं कर, आपको सीधा याद आ जाएगा कि एयरवे से कौन सा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन होता है, रोडवे से कौन सा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रहेगा रेलवे के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, मिनिस्ट्री कौन सी होती है वाटर के लिए, वाटरवे के लिए, वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। तो इसमें से आपको 4 मिनिस्टर तो पता लगे ही होंगे, बाकी सारे मिनिस्टर आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। नीति आयोग याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस याद रखना है क्योंकि डिफेंस का भी पार्ट आ जाता है इसमें, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी आता है क्योंकि पुलिस का सपोर्ट के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। पुलिस का सपोर्ट होगा तभी ये ग्रीन कॉरिडोर बन पाएगा। नेक्स्ट कैंड से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि उड़ीसा जो है पार्टनर करने जा रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, और ये जो है पहला ग्रेन ATM जो है लॉन्च कर रहे हैं, और इसका नाम अगर देखें तो अन्नपूर्ति भी रखा गया है एज पर गवर्नमेंट। और ये जो है लॉन्च किया गया है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। उसके बाद उड़ीसा जो है पहला स्टेट बन चुका है जो ये फैसिलिटी देना जा रहा है ग्रेन ATM का अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेनिफिशियरी जो भी है उनको। आपको पता होगा कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको राशन कार्ड मिलता है, और वो जो है अपना राशन कार्ड यूज़ कर पाते हैं बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। ये इधर जाके इनको जो है वो सामान मिलता है, वो दुकान पता हो ना, शॉप में जाते हैं तो उसी शॉप को बोला जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो वो जो है लाभ ले सकता है 24/7। और ये जैसे दुकानदार जो रहते हैं, जो डीलर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई ना कोई झोल कर देते हैं। झोल इन द सेंस कि जो भी फूड गेन बेच रहे हैं वो या तो ख़राब बेचना चालू कर देता है, जो गवर्नमेंट देता है वो नहीं बेचते, या तो वो जो है क्वालिटी में झोल करता है। तो उसी झोल को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये ग्रेन ATM जो है लॉन्च किया गया है। अब इस ATM के बारे में पढ़े तो ये ATM में जो है यहाँ से आप देख सकते हो ग्रेन आएगा, और इसका जो ग्रेन आने का क्षमता है वो मिलेगा आपको 50 किलो इन 5 मिनट में आएगा। अब ऐसा नहीं है कि 50 किलो अगर 5 मिनट में आ रहा है तो जो भी कस्टमर है वो 50 किलो को 50 किलो उठा पाएगा। इसमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप 5 किलो ले सकते हो, 10 किलो ले सकते हो, 20 किलो ले सकते हो, उस हिसाब से जो है यहाँ से जो है सामान निकलेगा, मतलब ग्रेन निकलेगा। लेकिन अगर देखें कि कितना ग्रेन निकाल सकता है तो ये 50 किलो निकाल सकता है 5 मिनट में, मतलब कि 1 मिनट में ये 10 किलो ग्रेन निकाल सकता है ये मशीन। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
और अगर कोई भी पर्सन है, जैसे कि ये महिला है, ये आंटी जी है, तो इन आंटी को अगर ये मशीन यूज़ करना है तो इनको या तो आधार कार्ड या तो राशन आईडी राशन नंबर होना ज़रूरी है, और इसी के साथ इनका जो थंब प्रिंट है या जो बायोमेट्रिक वैलिडेशन होना भी ज़रूरी है, तभी जो है ये एटीएम यूज़ कर पाएंगी ये आंटी जी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट काइंड ऑफ से बढ़ते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ से बढ़ने से पहले एक नोट था मैं जो बताने भूल गया कि जो ग्रेन एटीएम है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है वन ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर जो टॉप 5 इनोवेशन सॉल्यूशन है जो हंगर को ख़त्म कर सकता है। तो ये इंडिया में लॉन्च किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कॉन्स्टिट्यूट किया है 5 मेंबर, जिसको हेड करेंगे रावी गांधी जी, और ये जो है एडीजी है बीएसएफ के। अब ये क्यों किया गया है कि आपको पता ही होगा कि इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर में क्या सिचुएशन चल रही है, तो उसी को जो है मॉनिटर करने के लिए किया गया है कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना जो कि पीएम थी वहाँ की, वो उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया बांग्लादेश से और वो जो है भाग के इंडिया आ गई है, जिसकी वजह से जो बांग्लादेश के पीपल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल गया है, और वो जो भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं और जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनको तोड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया को डर है कि जो बांग्लादेश के हिंदूज़ हैं या जो बांग्लादेश के जो मुस्लिम्स हैं वो भी इंडिया में आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस जो अभी चल रहा है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, जिसकी वजह से ये कमेटी फॉर्म की गई है। इसमें अगर 4 मेंबर्स की अदर 4 मेंबर्स की बात करें तो आपको मिल जाएगी एमपीसी जो कि बीएसएफ साउथ बंगाल के आईजी है, इनको सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद एस दास जो आईजी है त्रिपुरा के, इनको सेलेक्ट किया गया, ये भी बीएसएफ के आईजी है। इसके बाद संजीव गुप्ता जो कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, इनको सेलेक्ट किया गया है। और इसके बाद जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी है जो विवेक वर्मा जी है, इनको भी सिलेक्ट किया गया है। आपको हेड जो भी हेड कर रही है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के बाद अगर आप 4 नंबर याद रख पाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन तब भी अगर रख पाते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आजकल बोल नहीं सकते कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ में। तो नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको मिलेगी जर्मनी जो है ज्वाइन कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो यूएनएससी है, मतलब कि यूनाइटेड नेशनल कमांड। अब इसके बाद जो है जर्मनी 18 मेंबर बन चुकी है जो कि यूएनएससी को लीड करी, और ये जो है डिक्लेयर किया गया था। अभी साउथ कोरिया में एक इवेंट हो रहा था उधर। तो अभी काम क्या करता है यूएनएससी का काम है कि आपको पता होगा कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, नाम तो कोरिया है लेकिन दोनों के दोनों क्या है, दुश्मन है। तो इसी दुश्मन को रोकने के लिए और इनकी जो लोकल पुलिस है इनको हेल्प करने के लिए इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्री ऑर्गेनाइज हुई है, और इन्होंने फॉर्म किया एक यूनाइटेड नेशनल कमांड। और इस कमांड के अंदर अब टोटल 18 मेंबर्स हो चुके हैं, उसमें से एक आपको जर्मनी मिलेगा। और ये जो है अब ये पहला कोई एक्सटेंशन था आफ्टर जब इटली जो है ज्वाइन हुई थी 2013 में, उसके बाद अब जाके जर्मनी जो है ज्वाइन हो रही है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इटली जो है लास्ट टाइम ज्वाइन हुई थी इस इवेंट में। ये जो कमांड है, ये कमांड तो यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशन का पता होगा, लेकिन इसको जो है लीड करता है यूएसए लीड करता है, ठीक है। तो आपको 2 दिन पता होना चाहिए, समराइज कर देता हूँ कि ये पुलिस को हेल्प करेगी जो भी नॉर्थ कोरिया या तो जो साउथ कोरिया, उसके बाद उसके बीच में जो बॉर्डर इशू है उसको रखवाली करने के लिए। अब इसमें अगर दूसरे मेंबर्स और देखें तो आपको मिलेगा यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, नेदरलैंड है, कनाडा है, फ्रांस है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, ग्रीस, बेल्जियम, कोलंबिया, डेनमार्क, नॉर्वे, इटली, सब कुछ है। लेकिन आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की, इसमें इंडिया जो है पार्ट नहीं है। अगर कभी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ दिया कि यूनाइटेड नेशन कमांड में कौन कौन से पार्ट, इसमें से कौन पार्ट नहीं है, तो उसमें से अगर आपको इंडिया ऑप्शन दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है यूएनएससी का पार्ट नहीं है। तो नेक्स्ट चलता है बैंकिंग अवेयरनेस, जो भी बैंकिंग अफेयर्स है वो पढ़ते हैं। इसमें आ रहा है कि आरबीआई ने इशू किया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो दिया गया एल&टी फाइनेंस लिमिटेड को। एल&टी फाइनेंस लिमिटेड अब तक एनबीएफसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह काम कर रही थी, और अभी ये जो है काम करेगी फॉर एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी की तरह। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या है ये दोनों के बीच में डिफरेंस। अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि क्या क्राइटेरिया है फॉर एनबीएफसी आईसीसी के लिए। एनबीएफसी आईसीसी का क्राइटेरिया ये है कि इसको जो है रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के थ्रू अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, और इसमें जो है मिनिमम नेट ओन फंड जो है होना चाहिए वो 2 करोड़ होना चाहिए। और जैसे कि एनबीएफसी जो है डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वैसे ही ये एनबीएफसी आईसीसी भी जो है डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और ये पार्ट भी नहीं होगा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का। अब ये क्यों किया गया है? ये किया गया है कि
ये दो कंपनी है, L&T इंफ्रा क्रेडिट लिमिटेड और L&T म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड, ये दोनों को मर्ज करना था L&T फाइनेंशियल लिमिटेड के लिए, और उसी वजह से ये जो L&T फाइनेंशियल लिमिटेड है इनको कन्वर्ट करना पड़ा NBFC इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी में। तो ये पूरा का पूरा रीज़न है जिसकी वजह से कन्वर्जन हुआ है। नेक्स्ट, अब ये दोनों के जो भी डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। डिफरेंस पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं क्या है ये NBFC ICC के बारे में थोड़ा और भी कुछ। तो जैसे मैंने पहले बताया कि रेगुलेट करता है RBI, लेकिन इससे पहले NBFC ICC नहीं था। इससे पहले जो है RBI NBFC को कैटेगराइज करती थी लोन कंपनी, एसिड फाइनेंस कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे, लेकिन अब ये तीनों के तीनों को मिला के एक ही बना दिया गया है, वो है NBFC ICC। तो इसका ये एक तरह का इंस्टीट्यूट है जो कि लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। वो भी दो तरह के लोन, वो अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, सिक्योर्ड भी हो सकता है, इवन इन्वेस्टमेंट करता है। अब मेन डिफरेंस समझते हैं जिसकी वजह से आपको पढ़ने मज़ा भी आएगा और आपको बैंकिंग में और ज़्यादा समझ आएगा चीज़ें क्या क्या रहती है। इसमें आया NBFC जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है और जो NBFC जो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी है, इनके बीच में डिफरेंस। तो इनका प्राइमरी डिफरेंस यही है कि जो NBFC CIC है, इसका काम होता है कि शेयर और सिक्योरिटीज़ में इंगेज रहने का, लेकिन जो NBFC ICC है ये इंगेज रहती है लोन और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में भी। तो अब जो है इनका डेली ऑपरेशन वाला वर्क तो वही रहने वाला है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो ये कंपनी है L&T फाइनेंस लिमिटेड, वो उनका काम रहेगा लोन और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इंगेज होने का। इनका प्राइमरी काम जो NBFC CIC है, इनका प्राइमरी जो शेयर होल्डिंग रहती है वो ग्रुप कंपनी की रहती है और वो उनके ही जो है इन्वेस्टमेंट मैनेज करता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ICC है, ICC जो है वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, सबका जो है इन्वेस्टमेंट जो है मैनेज कर सकता है, इवन उनको लोन, एडवांसेस और इवन इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। नेक्स्ट चले तो पब्लिक फंड की बात करें तो ये पब्लिक फंड एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये भी पब्लिक फंड एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको RBI का जो भी रेगुलेशन है उसको अच्छे से जो है फॉलो करना पड़ेगा। इसके अगर समराइज की बात करें तो समराइज करते हैं इसको, तो NBFC CIC फोकस करता है होल्डिंग एंड मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनीज में, लेकिन जो NBFC ICC है वो मोर डाइवर्स इंगेजिंग और लैंडिंग कर पाता है डिफरेंट सेक्टर्स में भी। ठीक है, तो इनका डिफरेंट सेक्टर्स में कर सकता है, ये जो ग्रुप कंपनीज है इधर ही कर पाते थे। तो अब L&T जो डिफरेंट सेक्टर में कर पाएंगे, ये एक बेनिफिट है NBFC ICC का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि RBI ने इशू किया है मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और इसमें 3 एंटिटीज़ के लिए किया गया है। वो 3 एंटिटीज़ कौन कौन सी है वो आपको नीचे दिखेगा। वो है बैंक, NBFC और CB। ठीक है, बैंक मतलब क्या, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में इंक्लूड है जो रीजनल रूरल बैंक है वो सब, और इसी के साथ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सारे के सारे, और उसके साथ NBFC है, और उसके साथ जो है कोऑपरेटिव बैंक सारे के सारे, जैसे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, सारे के सारे इंक्लूड है। तो अगर हम इसके बारे में पढ़े डिटेल में तो आपको मिलेगा कि ये सारे बैंक का काम क्या होने वाला है कि ये प्रिवेंट करेगा, अर्ली डिटेक्शन करेगा और टाइमली रिपोर्ट करेगा अगर कोई भी फ्रॉड होता है उसको, और वो भेज जाएगा लॉ एनफोर्समेंट को। अब ये लॉ एनफोर्समेंट के साथ जो है RBI और नाबार्ड के पास भी भेज जाएगा अगर कोई भी बैंक के साथ फ्रॉड होता है तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो इसमें जो बैंक के लिए जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर रखा गया है कि इनको एक बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, और इसमें जो भी रोल है, जो भी डायरेक्टर के रोल है, जो भी सीनियर मैनेजमेंट है, जो भी सीनियर मैनेजमेंट के साथ जो बोर्ड कमेटी है, उनका जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कैसी फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, उसके लिए बोर्ड बनाने के लिए बात की है गवर्नमेंट ने। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया NBFC और जो भी कोऑपरेटिव बैंक है इनके लिए। नेक्स्ट स्लाइड में और थोड़ा कुछ इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे तो आपको मिलेगा तीनों बैंक को बुलाया कि एक स्पेशल कमेटी बनाने के लिए। ये स्पेशल कमेटी जो है टोटल 3 मेंबर होंगे इस बोर्ड में, जिसमें एक जो है CEO होगा या तो होल टाइम डायरेक्टर रहेगा और 2 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने वाले हैं। और इस कमेटी का नाम क्या होने वाला है? इस कमेटी का नाम होने वाला है स्पेशल कमेटी ऑफ बोर्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप ऑफ केस ऑफ फ्रॉड। तो आप यहाँ से देख सकते हो इसका प्रॉपर फुल फॉर्म जो SCBFM बोला है मैंने आपको, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ जो भी ये बैंक्स हैं इनको कुछ फ्रेमवर्क भी लागू करने के लिए बोला गया है फॉर अर्ली डिटेक्शन, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के लिए, और ये बैंक के साथ जो NBFC है इनको भी बोला गया है। अब NBFC सारे बैंक के साथ NBFC को नहीं बोला गया, सॉरी, जो भी कोऑपरेटिव बैंक है उनको बोला गया है।
अब कोऑपरेटिव बैंक में भी जो टायर 3 और टायर 4 है उनको ही बोला गया, और उनमें भी जो डिपॉजिट रहेगा 1000 करोड़ से ज़्यादा उनको ये सिस्टम बनाने के लिए बोला गया। आपको एक चीज़ ध्यान रखने की, इसलिए एनबीएफसी के लिए नहीं बोला गया, लेकिन एनबीएफसी के लिए एक चीज़ बोली गई है कि स्पेशली कि एनबीएफसी को जो भी इनकी रिपोर्ट है वो सबमिट करनी पड़ेगी ऑन क्वार्टरली बेसिस पे। रिपोर्ट ऑन बैंक रॉबरी हो, थीफ चोरी हो गई हो, तो उसके लिए एनबीएफसी को जो है, जो भी आरबीआई का ऑनलाइन पोर्टल है उसमें 15 दिन के अंदर ही जो है क्वार्टर एंड में वो देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ आरबीआई का कहना है। इसके बाद जो ये नया एमडी मतलब कि मास्टर डायरेक्शन है, ये रिप्लेस करेगा जो भी प्रीवियस गाइडलाइंस था और जो 36 एग्जिस्टिंग सर्कुलर्स थे सारे के सारे। जब भी कभी मास्टर डायरेक्शन आता है तो उस केस में जो भी सर्कुलर्स होता है वो सब कंबाइंड हो जाते हैं, तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, नॉर्मल चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं RFA हमने इधर देखा था कि रेड फ्लैगिंग अकाउंट किसको बोला जाता है। रेड फ्लैगिंग अकाउंट वो होता है जिसमें सस्पिशियस रहता है कि वो फ्रॉड एक्टिविटी कर सकता है, ठीक है, और जो कि पहले ही उसको एक से ज़्यादा अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल चुका हो, उसी को बोला जाता है। तो इसी के लिए आपको ये थोड़ा बहुत कुछ पता भी होना चाहिए कि किसको रेड फ्लैगिंग अकाउंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है करंट अफेयर्स की। आरबीआई ने इशू किया है फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट टू 3 पोटेंशियल शूटर्स पर। अब ये 3 पोटेंशियल शूटर जो है आईडीबीआई बैंक के लिए किया गया है कि आईडीबीआई बैंक पता होगी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो अभी के लिए जो आईडीबीआई बैंक का अगर स्टैक देखें तो एलआईसी का स्टैक मिलेगा आपको 49.24% एज अ प्रोमोटर, और उसके गवर्नमेंट का स्टैक मिलेगा एज अ को प्रोमोटर 45.48% का स्टैक। लेकिन आईडीबीआई बैंक को जैसे प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है, तो इसको प्राइवेट करने के लिए 3 जो है कंपनी को सिलेक्ट किया गया है। एक है फेयर फ्लेक्स फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड जो कि कनाडा की है, उसके बाद इमरेट्स जो कि दुबई की है, और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक जो कि मुंबई महाराष्ट्र में बेस्ड है। तो ये 3 बैंक को सिलेक्ट किया गया है कि इन तीनों में से कोई जो है एक आईडीबीआई बैंक को एक्वायर करेगा। तो ये जो है बोला जा रहा है कि आईडीबीआई बैंक का ये फाइनल अप्रूवल होने वाला है फॉर फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया जो है लास्ट स्टेट रहता है जिसमें प्राइवेटाइजेशन की बात चलती है, जो बिल्डर आते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ऐसा बोल रहा है कि अर्ली अगस्त 2024 तक आईडीबीआई जो है प्राइवेट हो जाएगा, बट अब तक नहीं हुआ है, देखते हैं कब तक ये प्राइवेटाइजेशन तरफ बढ़ते हैं और कब ये प्राइवेट होता है। इसके बारे में जो न्यूज़ आएगा तो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को फॉर शॉर्ट टर्म लोन के लिए थ्रू KCC मतलब कि किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। अभी शॉर्ट टर्म लोन की बात की है तो शॉर्ट टर्म लोन कितना ले सकता है कोई भी किसान हो तो वो 3 लाख तक ले सकता है। उसके जो इंटरेस्ट लगेगा उस पर 7% का लगने वाला है, 7% का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन जो किसान है वो इंटरेस्ट सबवेंशन या तो जो इंटरेस्ट रिडक्शन भी ले सकते हैं, वो 3% तक ले सकते हैं। मतलब ये 7% की जगह वो 4% भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि किसान को जो है ऑन द टाइम जो है लोन रिपेमेंट करना पड़ेगा, जो भी EMI है वो टाइम में देना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। और ये 4% ऐसा नहीं कि एक बार में मिल जाएगा, पहले 7% है तो 7 का जो अगर एक साल अगर किसान ने सही टाइम पे पेमेंट किया तो वो 6% होगा। अगर किसान ने नेक्स्ट ईयर और अच्छे से पेमेंट किया मतलब सही टाइम पे पेमेंट किया तो उस केस में जो इंटरेस्ट होगा 5 होगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, उसका 4 के नीचे नहीं जाएगा, 4% ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेमेंट करते जा रहा है किसान ऑन टाइम और उसका 0 हो गया इंटरेस्ट, ऐसा नहीं होने वाला, लास्ट टू लास्ट 4% रहने वाला है। अब क्या क्या बेनिफिट मिलेगा MISS में, तो MISS में जो भी मार्जिनल या तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनका जो लैंड है वो 1 हेक्टर से 5 हेक्टर के बीच में होते हैं, तो उस केस में उन्होंने अगर स्टोर करके रखा हो वेयर हाउस में जो भी गवर्नमेंट का ऑथराइज वेयर हाउस है, तो उस केस में उनको कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा फॉर 6 मंथ के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर कुछ नेशनल क्लाइमेटिस हो जाती है तो उस केस में जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 1 साल के लिए, और उसके बाद जो है नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जो भी चल रहा है वो चलेगा, मतलब 7% जो चल रहा है वही चलने वाला है अंडर दी KCC के अंदर अगर लोन लिया हो शॉर्ट टर्म के लिए तब। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन इशू किया है ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर एंड लास्ट डिफॉल्टर के लिए। अब पहले तो हम ये पढ़ लेते क्या होता है ये विलफुल डिफॉल्टर और लास्ट डिफॉल्टर। अगर कोई भी बंदा पैसा नहीं लौटाता टाइम पे बैंक को तो उस केस में उसको डिफॉल्टर तो बोला ही जाता है, लेकिन अगर वो बंदा उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर 25 लाख या उससे ज़्यादा हो तो उस केस में उस बंदे को बोला जाएगा विलफुल डिफॉल्टर। और अगर उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में उसको बोला जाएगा लार्ज डिफॉल्टर। अब इसमें किस किस को बोला गया है, किस किस को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो भी विलफुल डिफॉल्टर है और जो भी लार्ज डिफॉल्टर है वो अगर बैंक या तो जो NBFC है उनको बोला गया है कि उनका जो भी NPA अकाउंट है
उसको चेक करने के लिए। अब ये एनपीए अकाउंट में कौन सा एनपीए अकाउंट जिसका 25 लाख या उससे ज़्यादा का रहेगा अमाउंट उनको, ठीक है। तो ये जो 25 लाख इसलिए रखा गया क्योंकि विलफुल डिफॉल्टर मैंने आपको बताया, और उसका जो लार्ज डिफॉल्टर है उसके बारे में, तो उसी वजह से ये 25 लाख ये इसके ऊपर वाला जो भी एनपीए है उनको जो है चेक करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो ये जो है नया डायरेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनबीएफसी और बैंक के लिए एप्लीकेबल है। एनबीएफसी और बैंक के साथ जो भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इनके लिए एप्लीकेबल है, एक्सिम बैंक के लिए एप्लीकेबल है, नाबार्ड के लिए एप्लीकेबल है, एआरसीज के लिए एप्लीकेबल है, और जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज होती है इनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो जितने भी जिनके लिए एप्लीकेबल है आपको ये भी पढ़ना ज़रूरी है। अब इसके बारे में पढ़ते क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या रिपोर्टिंग और कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं कोई भी अगर विलफुल डिफॉल्टर होता है उसके लिए। तो अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो एज पर आरबीआई अगर कोई भी एविडेंस जो भी एविडेंस है विलफुल डिफॉल्टर का वो एग्जामिनर करने का काम है जो भी आइडेंटिफिकेशन कमेटी है उनका। अगर कमेटी फाइंड करती है वो जो है बोरोवर जो है विलफुल डिफॉल्टर है तो उस केस में उनको जो भी विलफुल डिफॉल्टर है उसको एक शो केस किया जाएगा नोटिस, और वो नोटिस करने के बाद उस जो भी बोरोवर है उसको टाइम दिया जाएगा 21 दिन का कि वो नोटिस का आंसर दे। इन केस अगर जो भी लैंडर है वो बैंक है, मान लीजिए बैंक को पता लगा कि वो जो बोरोवर है उसने विलफुल डिफॉल्टर कर दिया लोन में। अब लोन के अलावा अगर कोई डिफॉल्टर करता है तो उसके लिए इधर जाना है आपको, अगर बैंक में अगर लोन की वजह से विलफुल डिफॉल्टर कर रहा है तो आपको इस तरह पढ़ना है। तो इसमें बोला है कि बैंक को रिक्वायर्ड होगा कि जो भी एंटायर प्रोसेस है क्या क्या होने वाला है बोरोवर के लिए उसको कैटेगराइज करने के लिए, और जो भी विलफुल डिफॉल्टर है उसका जो भी रिपोर्ट है वो जो भी रिपोर्ट है उसको 6 महीने के अंदर ही देने बोला है, ठीक है। ऐसा कुछ आरबीआई का कहना है। अब रिपोर्टिंग की बात करें तो ये जो भी बैंक्स है या जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रिपोर्ट करने का काम होगा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को, तभी तो पता लग पाएगा ना कि जो विलफुल डिफॉल्टर है उन्होंने कुछ डिफॉल्ट किया है और इनका जो क्रेडिट स्कोर है वो कम किया जाएगा। तो ये तभी कर पाएंगे अगर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के पास उनका क्रेडिट अगर उनका जो है इन्फॉर्मेशन किया हो तब। नेक्स्ट चलता है अगर विलफुल डिफॉल्टर ने ये सब कुछ कर दिया, क्रेडिट स्कोर भी कम कर दिया क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ने, उसके बाद भी क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। इसके बाद बोला गया है कि अगर लैंडर है मतलब कि बैंक है उनको रिक्वायर्ड होगा कि एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी बनाना जिसके अंतर्गत पूरा का पूरा क्लासिक जिसके अंतर्गत फोटोग्राफ रहेगी जो भी डिफॉल्टर होगा उसका, ठीक है, और वो जो है फोटोग्राफ पब्लिश की जाएगी लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर। और उसके बाद जो भी पर्सन है जो भी बोरोवर है वो 1 साल तक कोई भी एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ले पाएगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है आरबीआई की तरफ से, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आ रहा है न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि आरबीआई ने इशू किया है रिवाइज इंस्ट्रक्शन ऑन बैड एंड डाउटफुल डेब्ट रिवर्स के लिए। तो ये किया गया है कोऑपरेटिव बैंक के लिए कि कोऑपरेटिव बैंक जो है यूनिफॉर्म हो पाए। तो पहले तो हम ये पढ़ते क्या है BDDR। तो BDDR मिलेगा आपको एक तरह का रिजर्व मनी होता है जो कि बैंक ये अपने पास एक सेट करके रखता है। इन केस अगर कभी कस्टमर जो है अपना डेब्ट पे ना कर पाए तो उस केस में बैंक जो है दिवाली ना निकल जाए उसका, तो उसके लिए बैंक जो है अपने पास कुछ रिजर्व रखता है, तो उसको बुलाता है BDRR। तो ये एप्लीकेबल किसके लिए रहेगा, तो ये एप्लीकेबल रहेगा जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो या तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो उनके लिए। इसके साथ हम आगे और पढ़ते हैं। इसी के साथ ये क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये BDRR को रिवाइज करना पड़ा। इसका रीज़न ये है कि NPA को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो, क्योंकि NPA को एज अ एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो अब बोला गया है कि अब जो है NPA को नेट प्रॉफिट लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट में रखना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये रिवाइज किया गया। अब रिवीजन के बाद क्या होगा कि रिवीजन के बाद बैंक्स को मैंडेट हो जाएगा जो भी कॉर्पोरेटिव बैंक के कि उनको आइडेंटिफाई करना और क्वालिफाई करना जो भी BDDR बैलेंस है उसको एज ऑफ मार्च 31, 2024 तक एज पर नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी क्योंकि एक तो RBI का न्यूज़ है और ऊपर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। हाईलाइट ऑफ RBI थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें मिलेगा कि RBI का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये रिलीज़ की है थर्ड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, और ये किया गया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, जिसमें ये बोला गया कि कुछ 9 कंसेक्यूटिव टाइम से जो रेपो रेट है वो 6.5% है। अब आप यहाँ से सब कुछ पढ़ सकते हो, मैं आपको इसमें ट्रिक बताया दूँ कैसे इसको याद करना है। अब रेपो रेट जैसे 6.5% है, अगर आप इसका प्लस माइनस 0.25 करोगे तो आपको बहुत से रेट मिल जाएंगे। अब मान लीजिए हमने 6.5 से प्लस 0.25 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ
6.75। अगर आप 6.75 करोगे तो आपको दो रेट्स मिलेंगे, वो है बैंक रेट्स और मार्जिनल स्टैंडिंग रेट, जिसको MSF रेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये दो रेट्स मिल गए, और इसी को अगर आप -0.25 कर दोगे तो आपको मिलेगा SDF, मतलब कि स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। तो ये स्टैंडर्ड रहता है, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड रहता है, मतलब कि जो भी रेपो रेट होता है उससे अगर आप ±0.25 कर दोगे तो आपको 3 रेट्स आराम से मिल जाते हैं, SDF, MSF और बैंक रेट। इसके साथ आपको जो रेपो रेट है वो याद रखना पड़ता है कि रिवर्स रेपो रेट कितना है। तो रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है, और SLR की बात करें तो 18% है, और CRR की बात करें तो 4.50% है। तो आपको ये थोड़ा बहुत कुछ याद रखना है। इवन ये दो CRR और SLR तो कभी चेंज ही नहीं होते, बहुत टाइम से सेम ही चल रहा है, तो आपको ये भी ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार पढ़ लिया काफ़ी है। इसका चलते कि प्रोजेक्शन क्या क्या की गई है अंडर दिस बायोमेट्रिकली मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें मिलेगा कि जो GDP प्रोडिक्शन की गई है वो 7.2% की गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, और जो CPI इन्फ्लेशन प्रोडिक्शन की गई है वो 4.5% पे की गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें Q1 की, तो उसमें मिलेगा 7.2%, सेम एट इज जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में था। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो Q1 है उसकी बात करें तो 4.4% में रखने की बात की गई है CPI इन्फ्लेशन रेट एज प्रिडिक्शन मारी है, जो भी ये मॉनेटरी मीटिंग में की गई है। अब ये जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 6 to 8 अगस्त के लिए, लेकिन जो अब नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है अगस्त 7 से लेकर अगस्त 9 2024 में। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। टोटल कितनी मीटिंग होती है? टोटल मैक्स टू मैक्स 6 हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है 4 मीटिंग होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इवन एक क्वेश्चन भी आया था पिछले साल कि MPC में कितने टोटल मीटिंग होती है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 6 जो है हो सकते हैं। अब RBI ने इसी दौरान कुछ इनिशिएटिव्स भी रखे हैं, जिसके अंतर्गत जो UPI की लिमिट है, पेमेंट अगर करना हो, टैक्स लाइबिलिटी हो किसी पर्सन को, अगर उसको पेमेंट करना हो तो वो UPI के थ्रू 5 लाख तक कर सकता है। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपये था, अब इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया। इसी के साथ RBI ने अलाउ किया कि 2 यूजर्स जो हैं सेम बैंक अकाउंट के थ्रू UPI कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ एक रूल भी रखा है कि इनको जो है डेलीगेट पेमेंट करना पड़ेगा। अब डेलीगेट पेमेंट के अंदर क्या होगा, जो भी प्राइमरी यूज़र है, मान लीजिए कोई प्राइमरी यूज़र P है, ठीक है, और उसने एक दूसरा यूज़र है जो कि है सेकेंडरी यूज़र। प्राइमरी यूज़र कौन है? जिसका बैंक अकाउंट है। और सेकेंडरी यूज़र कौन है? जैसे कि उसकी वाइफ हो गई या उसका कोई बच्चा हो गया। तो उस केस में जो भी प्राइमरी यूज़र है वो सेट कर सकते हैं लिमिट, जो भी सेकेंडरी यूज़र है इसका। तो इसी को बोला जा रहा है डेलीगेटेड पेमेंट इन UPI रखने की बात की RBI ने, वो कर पाएगा, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत अब जो ये दोनों यूज़र है वो सेम बैंक अकाउंट को यूज़ करके UPI पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। ये मेरे ख्याल से इसलिए क्या है, नया मेजर लॉन्च किया गया फॉर टैकलिंग द अनऑथराइज लैंडिंग ऐप्स के लिए। अब ये अनऑथराइज लैंडिंग ऐप को कैसे कर पाएंगे? बाय क्रिएटिंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फॉर जो भी लैंडिंग ऐप है, इसके लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा। मतलब ये क्या कि पब्लिकली बताया जाएगा कि ये ऐप जो है, लैंडिंग ऐप जो है अनऑथराइज्ड है। तो ये RBI का एक स्टेप है। इसके बाद फॉरेन रिजर्व की बात करें तो इस बार सबसे ज़्यादा था, कुछ 675 बिलियन का। तो आपको ये थोड़ा सा छोटा पॉइंट है, आपको ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट RBI ने कंटिन्यू करने की बात की है, जो भी क्लीनिंग ऑफ चेक है उसको। तो पहले तो क्लीनिंग ऑफ चेक जो है वो रहता था T+1 डेज में, लेकिन अब RBI का प्लान है कि इसको रिड्यूस करके कुछ घंटे के लिए ही किया जाए। अब ये किया जाएगा अंडर दी चेक ट्रंकेज सिस्टम। अब चेक ट्रंकेज सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक बंदा है, इसके बाद चेक है, लेकिन वो चेक पहले क्या होता था कि वो फिजिकल फॉर्म में जाता था। ये चेक जो है डाक लाया वाला बैंक का कोई पर्सन होगा, वो डाक लाया वाला पर्सन जो है बैंक B में जाएगा, और वो बैंक B में जाके वो चेक को देता था। लेकिन चेक ट्रंकेज सिस्टम में क्या होता है, अब जो भी पर्सन है वो क्या करता है, जो भी पर्सन है उसको डाक लाने के पास नहीं जाना है, बल्कि वो क्या करता है, एक मशीन में जो है ये जमा करता है चेक, और वो चेक को जो है इमेज फॉर्म में भेजा जाता है, जो भी बैंक में भेजना है उसको। तो उसी को बोला जाता है चेक ट्रंकेज सिस्टम। इसके साथ RBI ने जो भी बैंक रिपोर्ट है टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ के लिए, उसका जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको शॉर्टन करने की बात की है। पहले 30 डे का पीरियड था, अब उसको घटा के 15 दिन करने के लिए बोला गया है एज पर RBI, और ये इफेक्ट रहेगा 1 जनवरी 2025 से। तो आपको ये डेट भी याद रखना है। इसी तरह लाइसेंस की बात करें तो कुछ लाइसेंस भी RBI ने अप्रूव किए हैं, जैसे कि Amazon पे, एडियन और बिल डेक्स को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दे दिया गया है बाय RBI। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो बिल डेक्स है इसको मिला है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के केस में पेमेंट एग्रीगेटर की लाइसेंस, लेकिन जो Amazon पे है और एडियन है इनको सिर्फ जो इंपोर्ट है उसी के लिए पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है। तो अभी ये लाइसेंस के बारे में बात करें तो ये आपको समझ आ ही रहा होगा, पेमेंट सर्विस देने का काम करेगा। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्पेस है इसमें, तो इसका यही काम है।
ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हेडक्वार्टर, जैसे कि एडीएन का जो हेडक्वार्टर है नेदरलैंड में, और अमेजॉन पे का तो पता ही होगा कि अमेजॉन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूएसए में, तो इधर में लिखा नहीं है उसके से। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्या आ रहा है कि सेबी ने डायरेक्ट किया है जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ है उनको, कि उनको इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया है कि 80 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ, अगर इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ यार्ड टू कॉल बेसिस पे। अब यार्ड टू कॉल के बारे में पढ़े तो ये एक तरह का किसी, अब इसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझते तो आपको और अच्छे समझ आएगा। अब मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका इंश्योरेंस जो है सिलेंडर होने से पहले उसने वो सिलेंडर कर दिया, तो उस केस में उसको कुछ ना कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा क्योंकि उसने पहले ही सिलेंडर कर दिया। तो वैसे कुछ ये केस भी बनता है। अगर मान लीजिए कोई बॉन्ड होल्डर है उसको पेड करना पड़ेगा जो भी बॉन्ड है उसके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्ट टाइप। तो अगर वो बिफोर दी बॉन्ड, अगर मैच्योरिटी होने से पहले अगर वो पैसे निकाल लेता है तो वो उसी को बोला जाता है वाईटीसी बेसिस। अब हम 80 बॉन्ड के बारे में पढ़े तो 80 बॉन्ड जो है वो एक तरह का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है और ये यूज़ किया जाता है कि मनी राइज किया जाए जो भी कोर इक्विटी कैपिटल है उसके लिए। तो इसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड होती नहीं है, मतलब 100 साल की रहती है, या तो नो मैच्योरिटी पीरियड बोल सकते हो। इसमें जो भी बैंक है वो पे नहीं करता प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टर्स को, लेकिन उसको जो है पीरियडिकली इंटरेस्ट रेट पे पेमेंट होती रहती है। तो इसी को बोला जाता है 80 बॉन्ड। तो कोई भी पता होना चाहिए। और 80 बॉन्ड किसके अंदर आता है? बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर आता है। सबको ये चीज़ तो पता ही होगी वैसे। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है लोन जो ये दिया गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से कुछ 500 मिलियन का, कि जो इंडिया है वो कंस्ट्रक्ट कर पाए ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। और इसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक ने पार्टनर किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के साथ। अब रोड की बात चल रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे तो पिक्चर में आएगा ही, ठीक है। तो इनका एम यही रहने वाला है कि अब जो हाईवेज बनेंगे वो ग्रीन हाईवेज बन पाए इसके लिए। तो इसमें टोटल 4 स्टेट में बनाने के लिए बात की है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इसमें टोटल कितने लेंथ बनने वाला है ये ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर? ये बनेगा कुछ 781 किलोमीटर का, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी लॉन्चेस है वो एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर आपको इसी वीडियो का कंटिन्यूशन देखना है तो सब्सक्राइब मेरे चैनल। ये हम जल्दी लेके आएंगे जिसमें हम जितने भी लॉन्चेस है वो एक साथ पढ़ लेंगे। इस वाले वीडियो में हमने नेशनल और बैंकिंग पढ़ लिया जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझा आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको ऐसी कंटेंट मंथली में भी पढ़ना है इसी चैनल में मिल जाएगा मंथली एक्सप्लेनेशन भी, और अगर इसका मंथली PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।